नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक कर रहे हैं, तो उसमें हम केंद्र राज्य संबंध वाले चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ही आपसे बोली थी कि आप एक बार संघीय व्यवस्था वाले चैप्टर को देख लेंगे तो केंद्र राज्य संबंध समझने में आसानी होगी। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर केंद्र राज्य संबंध वाले लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कल यानी कि इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था केंद्र राज्य संबंध को विधायी संबंधों के आधार पर कि विधायी संबंध इनके बीच में कैसे हैं। आज हम देखने वाले हैं इनके मध्य प्रशासनिक संबंध कैसे हैं। किसके मध्य में? केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध के आधार पर इनके रिश्तों की बात करेंगे। संविधान के भाग 11 में जो है अनुच्छेद 256 से 263 तक किसकी बात की गई है? प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। किसके मध्य में? केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में कौन कौन से आर्टिकल हैं और उनके संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध, उनकी व्याख्या की गई है 256 से लेकर 263 तक में। ठीक है, और हमारा जो है विधायी संबंध, इसके पहले के लेक्चर में हम विधायी संबंध को देखे थे, वो भी संविधान के भाग 11 में ही था, जो कि आर्टिकल 245 से 255 तक था। ठीक है, और इसके आगे का प्रशासनिक संबंध है जो कि 256 से 263 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रशासनिक संबंध को किन आधारों पे हम समझते हैं, तो उसका हम वर्णन अब करेंगे। ठीक है, पहला है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। किसका? कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। कार्यकारी कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जिन नियमों को, कानूनों को लागू करती है, तो उन शक्तियों का बंटवारा कैसे हो, उस संबंध में हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। केंद्र व राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत हैं। ठीक है, उस मामले में जिसमें संसद, कौन? संसद जो है, संसद को विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अर्थात संघ सूची के विषय। ठीक है, संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पे संसद को शक्ति प्राप्त है। संघ सूची के विषय में राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, किसी भी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य किसको प्राप्त है? ये भी संसद को प्राप्त है। ठीक है, विदेशी संधि, समझौते से जुड़े अधिकार, प्राधिकार और न्याय क्षेत्र का प्रयोग, इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत में लागू है। इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं। यानी कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं, तो राज्य की जो कार्यपालक शक्तियाँ होती हैं वो राज्य सूची के विषयों तक ही वो सीमित होती हैं। और वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य, आपको पता होगा, मैं समवर्ती सूची में पहले पढ़ाई थी, विधायी संबंध पढ़ा रही थी, तो कि समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्रीय कानून को ऐसा लगता है कि राज्य कानून ये सही नहीं है, तो केंद्रीय कानून उस पर प्रभावी रहता है। ठीक है, तो जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है, उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं, अर्थात लागू करने संबंधी शक्तियां। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है समवर्ती सूची से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास है, तो वो केंद्र के पास प्राप्त नहीं है, बल्कि राज्यों में ये निहित है। ठीक है, सिवाय तब जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त करे। ठीक है, इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित करे। ठीक है, तो ये हो गया कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, जो कि प्रशासनिक संबंध में पहला हमारा आधार था केंद्र राज्य संबंधों को समझने का। दूसरा है कि राज्य एवं केंद्र के दायित्व। ठीक है, राज्य एवं केंद्र के दायित्व को अब हम देखते हैं। संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध पर उन पर दो जो प्रतिबंध है आरोपित करती है। किस पे आरोपित करती है? राज्यों पर। ठीक है, जिसमें इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। पहला,
संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य ये सुनिश्चित करता है कि संसद जो भी कानून बना रहा है उसका अनुपालन किया जाए तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान। पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह ना करना। ठीक है, राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि केंद्र भी जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं उसमें बाधा ना डाले और ना ही उसके संबंध में पूर्वाग्रह रखे। तो इनमें से जो पहला यानी कि ये जो है राज्यों पर असाधारण दायित्व है। ये क्या है? राज्यों पर असाधारण दायित्व है। जबकि दूसरा जो है यानी कि बी, ये राज्यों पर विशेष प्रकार की दायित्व है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित ना करे। ये विशेष दायित्व है राज्यों के लिए। ठीक है, दोनों ही मामले में केंद्र की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं इस सीमा तक विस्तृत हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को ये निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। ठीक है, राज्यों मतलब कहने का तात्पर्य है कि केंद्र की स्थिति जो है राज्यों को ये निर्देश देती है कि केंद्र कानून जो है राज्य कानून से श्रेष्ठ होगा और इसके जो निर्देश होते हैं राज्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं, अर्थात उन्हें मानना ही होगा। इस प्रकार आर्टिकल 365 जो है ये कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, ठीक है, अगर केंद्र निर्देश दे रहा है और राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहा है तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल 365 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आर्टिकल 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ये लगे कि केंद्र के संविधान के अनुसार राज्य का कानून नहीं चल पा रहा है या प्रशासन नहीं चल पा रहा है। अगला आधार है राज्यों को केंद्र के निर्देश। ठीक है, इन मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे। पहला जो है संचार के साधनों को बनाए रखना व उनका रखरखाव करे। दूसरा, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे। और चौथा है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विशेष योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। ठीक है, इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। ठीक है, अगला आधार है कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का कठोर विभाजन है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता। केंद्र जो है अपनी विधायी शक्ति कभी भी राज्य को नहीं दे सकता, जबकि कोई एक अकेला राज्य सूची के विषय पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। राज्य सूची पे अगर बहुत सारे राज्य मिलकर कानून बनाने के लिए संसद से कहें तब संसद कानून बनाएगा, अन्यथा कानून वो नहीं बना सकता। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे देता है कभी कभी। ठीक है, संविधान ने कठोरता एवं विविधता को हटाने के लिए कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है। ठीक है, इस तरह राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। जो राष्ट्रपति है, आप लोग इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। इसी तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। ठीक है, आपसी समझौते का यह मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। संविधान जो है केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों की बिना सहमति के परिस्थितिवश ऐसा कर सकते हैं। ये केवल केंद्र के लिए है, परिस्थितिवश ऐसा कर सकते हैं
किंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऐसी स्थिति में कौन करेगा ये कार्य? राष्ट्रपति करेगा, सॉरी संसद करेगा, ना कि राष्ट्रपति। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन व करारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। उसमें राज्य की सहमति आवश्यक नहीं होगी और ऐसा कानून जो है वो केवल कौन करेगा? संसद ही ऐसा कार्य करेगा, ना कि राष्ट्रपति की सहमति पे। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जहाँ केंद्र के दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल प्रथम रीति को ही अपना सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। अगला क्या हमारा पॉइंट है? केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। संविधान ने केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध किए हैं। पहला है अंतर्राज्यीय नदी विवाद। संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग वितरण नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। दूसरा क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, जिसमें राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इस तरह की परिषद जो है 1990 में बनाई गई थी। तीसरा है, केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। चौथा है, संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकता है। ठीक है, ये रहा हमारा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के आधार पर प्रशासनिक संबंध। अब अगला देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आप देखेंगे कि इन आधार पे केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध किस प्रकार का है। किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस शामिल है। ठीक है, इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी जो नियुक्ति और प्रशिक्षण होती है वो केंद्र द्वारा होती है। किसके द्वारा? जो नियुक्ति और प्रशिक्षण होती है किसके? केंद्र के द्वारा होती है। इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इस पे पूर्ण नियंत्रण जो होता है केंद्र सरकार का होता है, जबकि तत्कालिक नियंत्रण जो होता है राज्य सरकार का होता है। तत्कालिक कहने का अर्थ यह है कि जिस राज्य में कोई अधिकारी कार्य कर रहा है तो उस समय राज्य सरकार का उस पर नियंत्रण होता है। अगर इसके ऐतिहासिक विकास की हम बात करें तो इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर आईएएस और भारतीय पुलिस यानी कि आईपी के स्थान पर आईपीएस नाम दिया गया, जिसे संविधान में क्या कहा गया? अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, इनको अखिल भारतीय सेवाएं कहा गया। 1966 में, ये 1966 है, 1966 में भारतीय वन सेवा यानी आईएफओएस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। यानी कि पहले जो है केवल आईएएस और आईपीएस थे, बाद में आईएफओएस आए। कब आए? 1966 में इसका गठन किया गया और ये तीसरी अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो है, अगर संवैधानिक आधार की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद जो है आर्टिकल 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, संसद है नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ये केवल तभी होगा जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक में समान स्तर के अधिकारी होते हैं और उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि राज्य की वजह से उनके वेतन अलग अलग हों, सबका वेतन समान होता है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, ठीक है, इनके जो संघीय सिद्धांत है इनका उल्लंघन तो करती हैं, लेकिन इसको सीमित कर देती हैं, लेकिन संघीय सिद्धांत का क्या है, ये यहाँ पे नहीं है, उल्लंघन
है, ठीक है, संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। इन सेवाओं का जो समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। समर्थन के कारण क्या है? केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में इनकी जरूरत होती है। पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में इनकी जरूरत होती है। केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में भी इनकी जरूरत होती है। यद्यपि संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती हैं। भारतीय संघ में भी द्वैध नीति तथा 2 प्रकार की सेवाएं होंगी, किंतु इनका एक अपवाद भी होगा। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोल रहे हैं। यह पाया गया कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करते हैं। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। अखिल भारतीय सेवा हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इसका आयोजन किया गया जाए। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हों तथा इन्हें रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। ठीक है, ये सारा किसका मानना है? B.R. अम्बेडकर का। अब अगला देखते हैं, लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये है लोक सेवा आयोग, जिसमें पहला है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग। पहला क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध को हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। पहला है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाया जाता है केवल राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगर हम संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो इनका गठन किया जाता है संबंधित विधानमंडल के अनुरोध पर किया जाता है। इसके अध्यक्ष व जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता करता है। अगली हम आधार देखते हैं, एकीकृत न्याय व्यवस्था। यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। मैं पहले ही बता दी हूँ जब संघीय व्यवस्था पढ़ा रही थी। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ये शीर्ष पर है, जबकि हाई कोर्ट इसके अधीन है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य के दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। ठीक है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। ठीक है, जो हाई कोर्ट के न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन संबंधित जो राज्य होते हैं वहाँ के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जाता है एवं पद से हटाया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित और पद से हटाना ये किसका कार्य है? यह है राष्ट्रपति का कार्य। ठीक है, संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उदाहरणतः जैसे कि उदाहरण में कौन कौन है? महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, का एक ही हाई कोर्ट है। इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है। आपातकालीन अवधि के संबंध में इनकी संबंधों को देखते हैं अगर, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इस समय केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में राज्य पूर्णतया केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है, राज्य को निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन राज्य पूरे नियंत्रण में आ जाता है।
दूसरी स्थिति है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अर्थात आर्टिकल 326 के 356 लागू किया जाता है, तो राज्य की कार्यकारी सब विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। ठीक है, कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल की स्थिति, जिसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 360 में। इसके अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, अन्य उपबंधों को देखते हैं। संविधान जो है राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित उपबंध करता है। पहला है आर्टिकल 355 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। पहला है बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। कौन? केंद्र के लिए दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। और दूसरा है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। ये किसका दायित्व बनता है? केंद्र का दायित्व यह देखना बनता है और ये आर्टिकल 355 में इसका वर्णन है। दूसरा है राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति की इच्छा पर या दया पर निर्भर होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसके नाते वह राज्यपाल जो होता है केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वह राज्य के प्रशासनिक मामले की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता रहता है। और नेक्स्ट है राज्य का निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाया केवल राष्ट्रपति द्वारा ही जाता है। अब देखते हैं संविधान से इतर यानी जो संविधान में नहीं है ऐसी युक्तियां जो कि प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करती हैं केंद्र राज्य के बीच में। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संविधानेतर युक्तियां भी हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल हैं। ठीक है, अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय में शामिल है। जो नीति आयोग है अब गैर संवैधानिक है। ठीक है, जिसमें योजना आयोग का स्थान लिया था। आपको आगे नीति आयोग जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे इसका हिस्ट्री। ये योजना आयोग का स्थान लिया था। ठीक है, इसमें और है राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्व परिषद आदि। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये विषय हैं राज्यपालों का सम्मेलन जो है इनकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं इनकी सम्मेलना प्रधानमंत्री करते हैं, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन होता है इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। जबकि मुख्य न्यायाधीशों का जो होता है सम्मेलन तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और गृह मंत्रियों का जब सम्मेलन होता है तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। तो ये था प्रशासनिक संबंध के आधार पर केंद्र राज्य संबंधों को हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे वित्तीय संबंध में अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ जब चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा तो हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिए। और कमेंट करके आप लोग बताते रहिए कि आप लोगों को अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कैसा लग रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा ये देखकर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।